अब कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सभी लोग जुड़ जाइए। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दें अपने मित्रों तक। सुबह थोड़ी जल्दबाजी थी पेपर को जल्दी सॉल्व कराने की। अभी पेपर टाइप हो रहा है, 2-3 मिनट का समय लगेगा। पेपर टाइप हो जाए उसके बाद हम लोग पेपर का सॉल्यूशन कराना शुरू करेंगे। आज बहुत ही शानदार दिन रहा और जिस हिसाब से उम्मीद की जा रही थी प्रश्न पत्र की, लगभग अपेक्षा से थोड़ा कम स्तर का ही प्रश्न रहा। और अगर आप देखेंगे कि एग्जाम का पूरे दिन का ओवरऑल रिव्यू दोनों शिफ्टों का अगर देखेंगे, तो मैथ का जो व्यक्तिगत तौर पे मैं लेवल अगर बात करूं, तो ये नहीं कह सकते थे कि नहीं बहुत ज्यादा हार्ड है, और ये भी नहीं कह सकते थे कि खराब स्तर की मैथ आई है। ये जरूर कहेंगे कि एक जैसे पुलिस जैसे परीक्षा के लिए मैथ का स्तर होना चाहिए, लगभग उसी के अनुसार मैथ का पेपर आया हुआ था। चलिए भाई, पेपर आ गया है आप लोगों का टाइप होके। चलिए 1 मिनट का समय दीजिए मुझे। सिर्फ 1 मिनट लगेगा, पेपर आ गया है बेटा। चलिए अब देखिएगा, आवाज आ रही है? आवाज, चलिए भाई, अब देखिएगा आवाज आ रही होगी प्रॉपर तरीके से। ठीक है बच्चों, तो देखिए इकाई अंक का प्रश्न है, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, बहुत ही बेसिक प्रश्न है। देखिएगा भाई, 2 अट्ठे 16 का 6 आएगा, 6 निम्मा 54 का 4 आएगा, और 4 चौको 16 का 6 आएगा। इकाई अंक आपका क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। सभी का सही है? चलिए भाई, बहुत बढ़िया बात है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न क्या दे रखा है बच्चों। अगला प्रश्न देखेंगे भाई, अगला प्रश्न क्या दे रखा है, सभी बच्चे ध्यान देंगे अगले प्रश्न पे।
अगला प्रश्न बेसिक सिंपलीफिकेशन का सवाल है, बहुत ही सामान्य लेवल का सवाल है। आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही तरीके से इस सवाल को कर लिया होगा। ठीक है, कैसे करना है? 4/12 गुणा 3/2 गुणा, इसको पलट देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8/4 और माइनस का 12 और प्लस का क्या है? 4। अब देखें 4 तिया 12 से 12 कट जाएगा, 2 चौको 8 से 8 कट जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो इधर अपने पास बचेगा कितना? 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा। ऐसा नहीं कि कट गया तो यहाँ 0 नहीं हो गया है। ठीक, माइनस का 12 प्लस का 4। अब देखिएगा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 5 माइनस 12, आपका आंसर आएगा माइनस का 7। यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, -7 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए भाई, मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों को सवाल समझ में आ गया होगा और बहुत बढ़िया तरीके से सभी बच्चों ने सवाल को लगा भी लिया होगा। ठीक है बेटा, चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या दे रखा है? यहां पर मूल्यांकन करके आपको आंसर देना है। सुबह दशमलव में जोड़ना था, इस टाइम पे दशमलव का गुणा है। ठीक है, तो जोड़ने और गुणा करने के सवाल दिए हुए थे। तो करना क्या है? सबसे पहले गुणा करना है। तो ईमानदारी से 3 चौको 12, 12 तिया 36 और 36 चौका 144। तो 144 के पीछे डबल जीरो लगा दीजिए और अब दशमलव गिनिए। तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक और 3 6 अंक। 6 अंक पे दशमलव होना चाहिए, लेकिन अपने पास अंक इस समय क्या है? 5 है। तो 1 अंक आगे लगा के यहां दशमलव लगा लीजिए। तो अब आपका आंसर आएगा 0.0144। क्या ऐसा कोई ऑप्शन आपका मैच कर रहा है? तो बिल्कुल आप पाएंगे कि आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है और आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है भाई? राइट आंसर है। ठीक है, चलिए भाई, मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों को सवाल समझ में आ गया होगा और बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी बहुत सारे बच्चे रास्ते में हैं, इसलिए शायद मुझे लग रहा है कि पेपर अभी नहीं देख रहे हैं। और सुबह टाइम सेंटर से ही बच्चों ने पेपर को देखा, बहुत सारे बच्चों ने पेपर को देखा और अच्छी तरीके से उसको, मुझे लग रहा है जिन लोगों ने देखा होगा उसका शाम के पेपर में 1-2 प्रश्नों में बिल्कुल फायदा देखने को मिला होगा, बिल्कुल देखने को मिला होगा। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। भाई अगला सवाल क्या है? लिखा है उन जोड़ियों की संख्या के बारे में जिनका मासा 15 है और लासा 38 है, हम निश्चित रूप से क्या कह सकते हैं? तो सबसे पहले एक बात याद रखना कि लासा जो होता है वो ऑलवेज डिविजिबल बाई मासा होता है। तो लासा मासा से कटना चाहिए। तो क्या 15 से 138 कभी कटेगा? नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ऐसी कोई जोड़ी संख्या की नहीं हो सकती। तो आपका फर्स्ट आंसर ही हो जाएगा। इन्होंने कहा ऐसी केवल एक जोड़ी हो सकती है, ऐसी केवल 2 जोड़ियां हो सकती हैं, ऐसी कई जोड़ियां हो सकती हैं। तो इनमें से कोई भी चीज सही नहीं है, क्योंकि जिन संख्याओं का मासा 15 होगा तो लासा 15 से पूर्ण रूप से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, हाँ चलिए भाई आराम से आ जाइए, आराम से। मुझे पता है कि ज्यादातर बच्चे इस समय रास्ते में ही होंगे। ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि पेपर सॉल्व करा के डाल देना आप लोगों के लिए मेरा दायित्व था। आप लोगों से क्लास में मैंने वादा किया हुआ था, तो उस वादे के अनुसार मैं अपना काम कर रहा हूँ। आप आराम से घर पहुंच जाइए, घर जाके देखिए, मुझे कोई जल्दी नहीं है कि आप लाइव देखिए। रास्ते में सड़क को क्रॉस करना है आसानी से, सही तरीके से। ठीक है, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आराम से देखो। यूट्यूब पे सॉल्यूशन पड़ा रहेगा। तो 851 रुपए को 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाए तो पहला भाग बताना है आपको। तो मेरे बच्चे आपको करना क्या है? यहाँ पर आप इनका क्या ले लीजिएगा? लासा ले लीजिएगा। तो लासा आपका 12 आ जाएगा। तो 2 छंगे 12 आएगा, 3 चौको 12, 4 दूना 8 आएगा, 4 तिया 12, 3 तिरका 9 आएगा। तो पूरा पैसा अगर जोड़ेंगे तो 8 6 14, 14 और 9 23। 23 की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, कितना भैया दी गई है? 851 दी गई है। 23 से अगर काटें तो 23 तिया 69, 23 सत्ते 161, एक की वैल्यू कितनी आ गई? 37 आ गई। सवाल में यहाँ पर देखो मेरे भाई, 30 मतलब कौन सा भाग पूछा है? पहला भाग। पहला भाग कितना है? 6। तो 6 की वैल्यू निकालें तो 6 सत्ते 42 का 2, 6 तिया 18, 4 22, यानी कि पहला भाग 222 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो भाई बहुत बढ़िया बात है। मुझे उम्मीद है कि ये सवाल भी आप लोगों ने बहुत आसानी से कर लिया होगा और बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों ने इस सवाल को सॉल्व किया होगा। अगला सवाल देखें। लिखा है कि एक गांव में हैजा के कारण 10% लोगों की मृत्यु हो गई। उसके कारण शेष लोगों में से 25% लोग गांव छोड़कर चले गए। गांव की जनसंख्या घटकर 2025 रह गई। तो गांव की मूलतः जनसंख्या बतानी है। तो मूल जनसंख्या मान लेते हैं एक क्वेश्चन मार्क के रूप में, ये मूल जनसंख्या है। ठीक है, 10% लोग अगर गांव के
मृत्यु हो गई है तो 9/10 लोग बचे। भाई 1/10 लोग अगर मृत्यु हो गई है, भाई 10% को 1/10 बोलते हैं, आप लोग जानते हैं ना। तो 1/10 लोगों की मृत्यु हो गई तो 9/10 लोग बचे। और 25% लोग गांव छोड़कर भाग गए। तो यहाँ पर अगर 25% लोग गांव छोड़कर चले गए, यानी कि 1/4 लोग चले गए, तो गांव में बचे कितने लोग? 3/4 लोग। और इनकी जनसंख्या मेरे भाई दी गई है 2025। आप 9 से काटो आराम से, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 पना 45, 3 से काटो, 3 सते गए, 3 पचे 15, और ये 40 का इसमें क्या कर दो, गुणा कर दो, तो 75 गुणा 40, आपका आंसर आ जाएगा 3000। यानी कि गांव की मूल जनसंख्या जो थी वो कितनी थी? 3000 थी। बताओ भाई, सभी को क्लियर हो गया? चलिए भाई, बहुत बढ़िया बात है। मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों को ये सवाल भी बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए, ये सवाल आप लोगों को बहुत आसान तरीके से क्लियर हो चुका होगा और बहुत सभी बच्चे का सही होगा एकदम, चाहे कोई भी बच्चा हो, सभी का लगभग सही होगा। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। विक्रय मूल्य प्राप्त होने का मतलब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है उसको। तो भैया 33 मीटर कपड़ा बेचकर अगर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो मैंने आपको क्लास में सिखाया था 11/22 गुणा 100 कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, क्यों कैसे का जवाब मैंने क्लास में आपको बहुत बेसिक लेवल से समझाया है, बिल्कुल प्रॉपर सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर आपका आंसर 50% होगा, तो लाभ उसका 50% हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो भाई, बहुत बढ़िया बात है। मुझे उम्मीद है कि ये सवाल भी सभी का सही होगा। अगला सवाल देखते हैं मेरे बच्चे। लिखा है कि एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पे साधारण ब्याज पे रखा गया। इसे 2% अधिक दर पे रखा होता तो 420 रुपए प्राप्त होते, 420 अधिक प्राप्त होते। तो भैया एक चीज सोचो कि अगर 2% दर आप बढ़ा देंगे तो एक साल में 2% ज्यादा आपको ब्याज मिलेगा, तो 3 साल में 6% ज्यादा ब्याज मिलेगा। और 6% ब्याज बढ़ने की वजह से आपको 420 रुपए ज्यादा मिलने लगे। तो 6 सत्ते 42, एक की वैल्यू 70 आ गई। अब अगर एक की वैल्यू 70 आ गई तो 100 की वैल्यू 7000 होनी चाहिए। मेरे बच्चे, सभी लोगों का ये सवाल एकदम सही होगा और किसी भी बच्चे से कोई भी गलती इस सवाल में नहीं हुई होगी। ठीक है बेटा, चलो भाई अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या दे रखा है मेरे बच्चे? यहाँ पर देखिए, सुबह भी पार्टनरशिप का एक बेहतरीन सवाल था, बहुत बेसिक लेवल का था। ये उससे थोड़ा सा बेहतर, अगर मैं अनुमान लगाऊं तो उससे थोड़ा सा बेहतर सवाल इसको बोला जा सकता है। तो भैया PQR 20,000 का, प्रत्येक 20,000 का निवेश करता है। यहां गलती मत करना, प्रत्येक 20,000 लगाता है तो PQR में से हर बंदा 20-20 हजार लगाता है। तो इसने भी 20 लगाए, इसने भी 20 लगाए, इसने भी 20 लगाए। ठीक है, और लिखा है 5 महीने के बाद P 5,000 निकाल लेता है, Q ने 4,000 निकाले, R 6,000 अतिरिक्त लगा देता है। तो भैया 5 महीने बाद इन भाई साहब ने क्या किया, 5 निकाल लिए तो बचे गए 15। अब बिजनेस इनका 7 महीने अभी बाकी है। ठीक, अच्छा यहाँ पर इन भाई साहब ने क्या किया, 4,000 निकाल लिए। तो 5 महीने बाद जब 4 निकाल लेंगे तो बचेंगे 16। ये 7 महीने का बिजनेस इनका बाकी है। अच्छा, इन्होंने 6,000 अतिरिक्त इन्वेस्ट कर दिया, तो भैया जी 5 महीने बाद जब 6,000 और लगा देंगे तो 26 हो गया। और गुणा में कितना कर लेंगे भाई? गुणा में कितना कर लेंगे? 7 कर लेंगे। अब यहाँ पर गुणा करते हैं, तो 20 पंचा 100 और 15 सत्ते 105, तो ये हो गया 205। ठीक, यहाँ पे 20 पंचे 100 और 16 सत्ते 112, तो 212 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 212 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो 20 पंचे 100 और 7 छंग 42 का 2, 7 दूनी 14, 14 4 18, 182 ये हो गया, 100 ये हो गया, तो 282 हो गया। ये बताइए, पूरा यहाँ पर प्रॉपर आपने पैसा लिख लिया। अब P का शेयर बताना है तो सबसे पहले इनको जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे तो भाई कितना है, 5 2 7, 7 और 2 9। ठीक, यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पे 8 1 9, और यहाँ पर 2 2 4 और 4 2 6, 699 की वैल्यू दी गई कितना भैया? 34,950। अगर हम इससे इससे काटेंगे तो देखो खुलेआम दिख रहा है 5 टाइम कटते हुए, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। आपसे पूछा गया है P का हिस्सा, P का हिस्सा 205 है, तो 205 इंटू कितना कर लीजिएगा? 50 कर लीजिएगा भाई। गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 55 25 का 5 आएगा, 2 आएगा, 5 दूनी 10 आएगा, तो 10,250 आपका आंसर होना चाहिए। यहाँ पर आपका ऑप्शन बेटा B सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए भाई, ठीक है, आराम से घर पहुंच के देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, सुबह टाइम था, लेकिन सुबह के टाइम पे आपको पेपर देना था। अब आपके पास रात भर का वक्त है, आराम से पेपर घर पे सुकून से जाके देखिएगा सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल भी आप लोगों को क्लास में बहुत बढ़िया तरीके से समझाया जाता है, जिसमें मैं कहता हूं उभयनिष्ठ पद ज्ञात करना है। उभयनिष्ठ पद, देखो 11 परिणामों का औसत दिया गया है मेरे बच्चे, कितना? 50 दिया गया है। इसमें से प्रथम 6 परिणामों का औसत दिया गया है 51, और अंतिम 6 परिणामों का औसत दिया गया है 59।
आपसे कह रहा है कि यहाँ पर भैया उभयनिष्ठ मतलब छठा पूर्णांक आपको बताना है। तो छठा पूर्णांक जब आपको बताना है तो छठा पूर्णांक बताने का तरीका मैंने क्या बताया था, देख लो। कै ज्यादा, एक ज्यादा है तो भैया एक छक्का 6 प्लस में रख लो। ये कै ज्यादा, 9 9 छक्का 54 प्लस में कर लो। 54 और 6 60, 60 इसमें जोड़ दो तो 50 में कै जोड़ दो 60, यानी कि आपका छठा पद जो है वो कितना है, 110 है। इसका मैंने बेसिक तरीका भी बताया था कि बेसिक तरीका क्या है भाई, अगर किसी को बेसिक लगाना है तो पहले इसका इससे गुणा कर दे, इसका इससे गुणा कर दे, इन दोनों को जोड़ ले और जोड़ने के बाद इसका इससे गुणा करके जो भी आए उसे घटा दे, आपका बेसिक हो जाएगा। तब भी आपका आंसर यही प्राप्त होगा आपको। ठीक है, चलो भाई, मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगला देखिए, लिखा है भैया सवाल में कि दीप्तेश और तुषार अलग अलग कार्य को करते हुए 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो दीप्तेश भाई साहब जो हैं वो 9 दिन में कर सकते हैं और तुषार भाई साहब जो हैं वो 12 दिन में काम को कर सकते हैं। इस हिसाब से काम मान लेता हूं मैं 36, 9 चौको 36, 12 तिया 36। अगर मैं देखूं तो दीप्तेश से प्रारंभ करके वो बारी बारी काम करते हैं। तो पहले दिन दीप्तेश, फिर तुषार। तो अगर हम इसको एक चैन के रूप में माने तो एक दिन में यहाँ 4 काम हो जाएगा और यहाँ एक दिन में 3 काम हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे तो 7 काम हो रहा है 2 दिन। अब ये सोचो कि हर 2 दिन में दीप्तेश और तुषार 7-7 करके काम करेंगे। तो 7 को 36 तक जाने में 7 पना 35, मतलब 5 टर्न लगेंगे। तो 5 दूनी 10 दिन बीत जाएंगे और 10 दिन में 35 काम हो जाएगा। अब भाई साहब टर्न आया दीप्तेश का। अब काम करना एक है और दीप्तेश जो है वो करता क्या है भाई, 4 काम करता है। तो इसको सिर्फ समय 1/4 लगेगा। तो टोटल समय 10 से 1/4, 10 चौको 40, 41/4 दिन में काम को कंप्लीट किया जाएगा। यहां पर आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए भाई, बहुत बढ़िया बात है। सभी को क्लियर हो गया ना। चलो भाई, अगला सवाल देखता हूं भैया। सुबह भी अनुक्रम पद का एक सवाल आया था। अगर किसी ने सुबह वाली क्लास को देखकर इस सवाल को किया होगा तो किसी भी बच्चे का यह सवाल गलत नहीं हुआ होगा, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं। भैया जी, सुबह भी एक इस तरीके का ही सवाल था। देखो, अनुक्रम दिया गया है 14 10 6 2 का 14वां पद बताना है। तो भैया ऐसा देखिएगा, आप देखेंगे पहला पद तो 14 हो गया, फिर देखो यहाँ पर 4 कम हुआ, फिर 4 कम हुआ, फिर 4 कम हुआ। तो भैया -4 का यहाँ पर क्रम चल रहा है, -4 का क्रम चल रहा है। और पद कितने हैं, 14वां पद बताना है। तो आप लोगों को सुबह भी फार्मूला बताया था, Tn बराबर होता है a + n-1 इंटू डी। ये लास्ट टर्म का भी फार्मूला होता है, L बराबर भी यही होता है, a + n-1 इंटू डी। याद रखना, अगर अंतिम पद पूछे या ये पूछे तो आप इस तरीके से सवाल को लगा सकते हैं भाई। तो यहाँ पर देखिए, फिलहाल आप यहाँ पे Tn मतलब T14 14वां पद आपको बताना है। भैया पहला पद क्या है, 14 + n-1, तो 14 - 1 मतलब 13 और इंटू पदों के बीच का अंतर -4, तो -4 का गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा, 14 और 13 चौको 52, माइनस का 52। अगर 52 में से 14 जाएगा तो आपको माइनस का 38 प्राप्त होगा, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये सवाल भी सभी बच्चों का एकदम करेक्ट रहा होगा, किसी ने कोई भी गलती नहीं की होगी। ठीक है बेटा, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, लिखा हुआ है भैया कि एक त्रिभुजाकार खेत जिसका आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुना है। तो भैया देखो, त्रिभुज का जो आधार है, सवाल कह रहा है कि ऊंचाई से 3 गुना है। तो ऊंचाई अगर x है तो आधार 3x होगा। ठीक, ये बात समझ लीजिए। अब आप जानते हैं खेत के जुताई की लागत 24.68 रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर है, मतलब 100 मीटर स्क्वायर खेत की जुताई जो है वो है। और कुल मिला के जो लिखा है के अनुसार 333.18 रुपए है। मतलब पूरे खेत का जो खर्चा है वो 333.18 है और 100 मीटर की जुताई की लागत ये है। तो पहले खेत का क्षेत्रफल निकालो। तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे 100 के फॉर्म में पहले इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो इसमें आप क्या करेंगे, भाग देंगे किसका, 24.68 का। जैसे ही इसे आप भाग देंगे तो ये आपका 13.5 बार कटेगा। अब 13.5 बार कट गया मेरे बच्चे, लेकिन 100 मीटर स्क्वायर के हिसाब से इसको 100 से गुणा कर दीजिएगा। जैसे ही 100 से गुणा करेंगे तो 1350 आ जाएगा। 1350 मीटर स्क्वायर, 1350 मीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल मिल गया। ठीक, अब ये देखिएगा, अब जब आप देखेंगे तो ये 1 मीटर स्क्वायर का था, लेकिन 100 के स्ट्रक्चर में आपको यहाँ गुणा करना है तो 100 से गुणा कर दीजिए। अब बताइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है 3x, ऊंचाई कितनी है x, और बराबर में मेरे भाई दिया गया 1350। सॉल्व करें, 3 से काटें, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 450 आ गया।
तो एक्स स्क्वायर बराबर 450 दूना 900, यहां पर 900 आया, तो एक्स बराबर कितना आएगा 30 आएगा। एक्स बराबर 30, इन्होंने आधार पूछा है तो 30 तिया 90, यानी कि त्रिभुज का आधार कितना है 90 है, तो 90 मीटर आप आंसर लगाएंगे, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है बेटा। हालांकि इस सवाल में बच्चों को कैलकुलेशन एग्जाम में करना पड़ा होगा, बिल्कुल करना पड़ा होगा, क्योंकि कैलकुलेशन वाला सवाल है तो थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ा होगा भाई। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं भाई। लिखा है वंदन 20 किलोमीटर वंदन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है, उसे 500 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे। तो भैया आप जानते हैं कि समय सुबह भी पूछा था, समय अभी भी पूछा है। समय बराबर आप जानते हैं कि दूरी बटे चाल, तो दूरी है 500 मीटर, चाल जो दी गई है उसको आप मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो यहीं पे बदल लो आके, तो 20 गुणा 5 बटे 18। ठीक, अब मेरे भाई जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 20 पंचे 100 से जीरो खत्म हो जाएंगे और 18 पंचे 90 सेकंड आएंगे। तो 90 सेकंड को मिनट में आप क्या बोलते हैं, 1.5 मिनट आप बोलते हैं। 90 सेकंड को क्या बोलते हैं, 1.5 मिनट आप बोलते हैं। बताइए भाई सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये थे आपके अर्थमेटिक के प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको अर्थमेटिक के सारे प्रश्न बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब आपके अर्थमेटिक के प्रश्नों के बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ पर अर्थमेटिक के प्रश्न अगर आपको क्लियर हो गए हैं, तो अब मेरे भाई आप लोगों को प्रश्न बचे हैं डीआई की। तो देखो ये जो डीआई आप लोगों की आई हुई है, ध्यान से समझिए, अभी मैं आपको समझाता हूं और याद भी दिलाता हूं कि ये डीआई जो आप लोगों की है, ये मुख्य रूप से ऐसी ही मिलती जुलती डीआई जो है वो पेट के पहले परीक्षा में पूछी गई थी, और मैंने बच्चों को वहां पे इसका मतलब भी बताया था। कई लोग इनको आंकड़े समझते हैं, जबकि ये रेशियो दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, रेशियो। अब बात समझिएगा भाई, देखो क्या दिया गया सवाल में। लिखा है निम्नलिखित रेखा ग्राफ 2001 से 7 तक की अवधि के दौरान किसी कंपनी द्वारा आयात की मात्रा और उस कंपनी के निर्यात की मात्रा का अनुपात दिखाया गया है। तो ये आयात और निर्यात का अनुपात है, तो सोचो ये अगर आयात और निर्यात का अनुपात है तो ऊपर होगा आयात, ये जो भी दिया है वो आयात है। अब आप सोच रहे होंगे कि निर्यात कहाँ है, तो देखो भैया ये अनुपात है। तो जब किसी चीज का अनुपात, जैसे मैं कहूं कि दो किसका अनुपात है, तो दो एक का अनुपात होगा। किसका अनुपात है, एक का। तो भैया जी जब कोई किसी के बेटे में कुछ ना हो तो उसके बेटे क्या लिख सकते हैं, एक। तो सबका ये जो दिया गया है, ये दिया गया है आयात, और सबका निर्यात आप क्या मान लो, एक मान लो। सभी का निर्यात एक मान लो। ठीक, सभी का निर्यात कितना मान लो, एक मान लो आप। ठीक, मान लिया आपने। बिल्कुल सेम एज इट इज ऐसी ही डीआई मैंने पेट की परीक्षा से पहले भी बच्चों को पढ़ाई हुई थी, और पेट के एग्जाम में पहले एग्जाम में आई भी थी। ठीक है, तो इस तरीके की ही डीआई आ चुकी है, और एक नहीं दो दो बार परीक्षाओं में रिपीट हुई है इस तरीके की डीआई। लेकिन जिसने पढ़ा नहीं होगा उसे बिल्कुल दिक्कत आई होगी। अब देखो सवाल में क्या बोला गया है, बात समझिएगा। ऊपर लिखा है आयात और नीचे सब ये लिखा है मैंने पीले कलर से निर्यात। सवाल ने कहा है किस वर्ष में कंपनी का निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम था। तो आयात, निर्यात की तुलना में आयात न्यूनतम कहां है। तो देखो निर्यात तो सब जगह आपने एक एक लिख रखा है, अब आयात न्यूनतम कहां है। तो एक के रिस्पेक्ट में 2003 की वैल्यू सबसे कम है, तो यहाँ पे 0.3 आपका सबसे कम वैल्यू है, इसलिए 2003 आपका राइट आंसर होगा। यहां पर आयात जो है वो सबसे न्यूनतम है। बताइए भाई सभी लोगों को समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बहुत आसान सवाल था और मेरे हिसाब से सभी बच्चों का सही भी रहा होगा। ठीक, अब इस सवाल को देख लीजिए। याद रखना जो चीज मैंने अभी आपको बताई थी कि निर्यात सभी कंपनी का क्या मान रखा है आपने, एक मान रखा है। तो भैया यहां पर देखो निर्यात फिर से मैं लिख दे रहा हूं ताकि भूले ना, एक 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 और एक। अब एग्जामिनर ने कहा है दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था। तो निर्यात जो है भैया, निर्यात वो आयात से अधिक कहां कहां है। तो भैया देखो अधिक होने का मतलब ये है कि जो एक है वो बड़ा कहां कहां दिखेगा। तो देखो भैया यहां पे निर्यात बड़ा है भाई, ये 0.6 है आयात, निर्यात एक है पूरा। यहां पे भी देखो बड़ा है, यहां पे भी बड़ा है, फिर यहां तो नहीं है, यहां नहीं है, यहां पे भी बड़ा है। तो कितने ऐसे वर्ष हैं जिनमें निर्यात जो है वो आयात की तुलना में भैया कैसा है, बड़ा है। तो 4 ऐसे वर्ष हैं जहां पे आपका निर्यात जो है वो आयात की तुलना में क्या है भैया, बड़ा है। ठीक है, चलिए भाई बहुत बढ़िया बात है, सभी बच्चों को ये सवाल भी बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं मेरे भाई। अगला सवाल क्या दे रखा है, ध्यान से समझिएगा। अगला सवाल लिखा हुआ है यहां पर कि 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ है, तो 2002 में कंपनी का निर्यात बताना है।
तो भैया चलो हम लोग जानते हैं कि आयात तो हमको दिया है और निर्यात हम सब लोगों ने कितना मान रखा है, 1 मान रखा है, ठीक है। अब सवाल ने कहा है कि भैया जी 2002 में कंपनी का आयात, 2002 में कंपनी का आयात 0.8 है, तो 0.8 की वैल्यू भाई आपको दे रखी है 260 करोड़ और हमको चाहिए 1 की वैल्यू। तो 1 निकालने के लिए दशमलव हटा लो, 0 लगा लो, 8 से काटो, 8 त्रिका 24, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, यानी कि आपका निर्यात 325 करोड़ होना चाहिए। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। बताइए भाई सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? मेरे हिसाब से आपको ये टेक्निक बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी और चूंकि ये टेक्निक काफी पुरानी है तो आप लोग आसानी से इसको समझ भी पा रहे होंगे जिन लोगों ने पेट वगैरह का परीक्षा इससे पहले दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। अगला देखते हैं बच्चों, लिखा हुआ है मेरे भाई कि निम्नलिखित रेखा ग्राफ में, अच्छा 2003 से 4 तक आयात में कितने % की वृद्धि हुई। अच्छा, आयात में यहां पर बतानी है प्रतिशत वृद्धि। अब देखो भाई एक बात समझो, ये देखो कोई वैल्यू तो दी नहीं है, ये सब के सब रेशियो दिए हैं और आप जानते हैं कि प्रत्येक रेशियो का जो कांस्टेंट पद होता है, जो जिसको हम कहते हैं कि एक तरीके से जो उसका अचर पद होता है, वो हर रेशियो का अलग होता है। इसका अचर पद अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, सभी रेशियो का अचर पद अलग होगा। तो जब अचर पद अलग होगा मेरे बच्चे, तो आप ना तो यहाँ पे इस चीज को समझ सकते हैं कि 2003 का आयात कितना है और ना ही 2004 का आप एग्जैक्टली आयात समझ सकते हैं। जल्दबाजी में अगर आपने इसमें इससे तुलना कर दी तो वो गलत होगी, क्योंकि आप डायरेक्ट इनको इसलिए नहीं तुलना कर सकते हैं क्योंकि इनके व्यक्तिगत अचर पद अलग अलग होते हैं। भाई 0.3 कोई फिक्स थोड़े है कि 0.3 एक जगह पे आंसर आएगा, कई अलग अलग परिस्थितियों में 0.3 आंसर आ सकता है, बात समझिए। तो अचर पद जो होगा वो हर परिस्थिति का अलग अलग हो सकता है, इसलिए यहां पर मेरे भाई इस बात को आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि यहां पर फिर आप क्या देंगे, डेटा अनसफिशिएंट, मतलब डाटा अपर्याप्त है आपका आंसर, ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। हालांकि ये काफी रिस्क भरा आंसर अपने आप में देने में होता है, टीचर के लिए और बच्चे के लिए समझने में भी होता है, लेकिन इसको आप तब समझ सकते हैं जब आप कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सही तरीके से अगर पढ़ लेंगे, ठीक है बेटा। अगला सवाल देखते हैं भाई, पेपर का अंतिम सवाल, जरा ध्यान से समझिए। इन्होंने अंतिम सवाल क्या दिया हुआ है भाई, एग्जाम में अंतिम सवाल के रूप में इन्होंने लिखा है निम्नलिखित, 2004 में आयात 240 करोड़ है। तो भैया 2004 में अगर देखें, सबका पहले निर्यात लिख दो, एक 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 एक, सबका निर्यात लिख दिया। अब देखो 2004 का अगर देखेंगे तो ऊपर लिखूंगा मैं आयात और नीचे लिखूंगा निर्यात। तो 2003 और 2005 के बारे में चर्चा की जा रही है। तो 2003 में अगर मैं देखूं तो आयात पॉइंट 1.2 है, 1.2 है, सॉरी 2004 में लिखना है, 2004 में जो आयात है वो है 1.2 और 2005 में आयात जो है वो है 1.5 और निर्यात यहां पे भी एक है और यहां पे भी एक है। अब सबसे पहले समझिए, एग्जाम में कह रहा है कि 2004 का आयात 240 है। अब अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हमारा ये बताओ, इसका वैल्यू 240 होगा, तो अगर इसका वैल्यू 240 होगा तो 12 दूनी 24, तो बताओ 1 बराबर 200 होगा। मतलब अगर 2004 का आयात हम 240 देखें तो निर्यात 200 होगा और इन्होंने क्या बोला है, 2004-5 का निर्यात 500 करोड़ है। तो ये बताओ 500 करोड़ अगर निर्यात है भाई, तो भैया जी ये बताओ 500 करोड़ में तो 2004 का 200 हो गया, तो बताओ यहाँ का 300 करोड़ बचा। तो बताओ मेरे भाई एक की वैल्यू 300 होगी और जब एक की वैल्यू 300 होगी तो डेढ़ की वैल्यू 15 तिया 45 यानी कि 450 करोड़ होगी। तो 450 करोड़ यानी कि आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, तो मेरे हिसाब से आपको इस शिफ्ट का भी आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्यूशन एकदम क्लियर हो गया होगा और किसी भी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा। बताइए भाई, एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बता दें, जो भी चीजें मैंने आप लोगों को बताई वो सभी लोगों को क्लियर हो गई या नहीं हो गई। चलिए भाई, बहुत बढ़िया बात है। एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बता दें कि जो जो बातें बताई हुई है वो सारी बातें एकदम क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। बस अच्छे तरीके से आप लोगों को यहाँ पर इन सारी चीजों को समझना है, घर पे रिवीजन करना है और कल फिर सुकून से, जिन लोगों का कल एग्जाम है, सुकून से पेपर देने जाना है, ठीक है। घबराना बिल्कुल नहीं है, परेशान भी बिल्कुल नहीं होना है, सुकून से बस एग्जाम देने के लिए जाना है, ठीक है बेटा। चलिए भाई, तो मेरे हिसाब से मैंने पूरा पेपर का आप लोगों को एनालिसिस करवा दिया है और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, ठीक है।
चलिए देखते हैं। सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद बच्चों।